साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई, सजा ए मौत। और इस खबर आने के बाद नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी घबराया हुआ है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, उसमें बांग्ला बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और इसका नाम हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की आजादी के मुद्दे पर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग भी हुई, और जंग के बाद पाकिस्तान को शिकस्त मिली और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया। बांग्लादेश के जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उनका नाम था शेख मुजीब उर रहमान। शॉर्ट में लोग उनको शेख मुजीब कहते थे। शेख मुजीब को लोग प्यार से बंग बंधु कहते थे। शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 15 अगस्त 1975 को वहां तख्ता पलट हो गया और हत्यारों ने शेख मुजीब, उनकी बेगम और उनकी फैमिली के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब शेख मुजीब अपनी पूरी फैमिली के साथ, समझिए, शहीद हो गए। उनकी ही बड़ी बेटी है शेख हसीना, जो इसलिए बच गई इस कत्ले आम में क्योंकि उस समय वो विदेश में घूम रही थी, बांग्लादेश से बाहर थी। अपनी पूरी फैमिली के कत्ले आम के बाद शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई और कुछ साल तक वो भारत में एक्साइल में रही, निर्वासन में रही। 1981 में वो बांग्लादेश वापस गई। बांग्लादेश में उस समय फौजी जनरल इरशाद की तानाशाही थी। शेख हसीना ने इरशाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की और बांग्लादेश में काफी पॉपुलर हो गई। उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। शेख हसीना पहली बार 1996 में 96 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, वजीर आजम बनी। उसके बाद बांग्लादेश में दो बेगमों की जंग शुरू हो गई, दो महिलाओं की लड़ाई। एक महिला थी शेख हसीना जो अवामी लीग की लीडर थी, और दूसरी महिला थी खालिदा जिया जो बीएनपी की लीडर थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर। खालिदा जिया के हस्बैंड जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका भी कत्ल हो गया था। तो उसके बाद शेख हसीना और खालिदा जिया बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर बनती थी। 2009 में शेख हसीना फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद वो लंबे समय तक 2024 तक वो प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। कहते हैं कि शेख हसीना लगभग 20 बरस तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही, वजीर आजम रही, और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक वही प्रधानमंत्री रही है। अब शेख हसीना ने कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छे काम उन्होंने ये किए कि उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचा दिया। बांग्लादेश एक बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन शेख हसीना ने बांग्लादेश में काफी खुशहाली लाई। ये जो खुशहाली आई वो गारमेंट इंडस्ट्री के जरिए आई। गारमेंट का मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े, जिसको आप पोशाक भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है और बांग्लादेश के जो कपड़े हैं, पोशाक जो है, उसने यूरोप के मार्केट पर, अमेरिका के मार्केट पर बिल्कुल कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया में समझिए बांग्लादेशी कपड़ों की धूम मच गई। तो इससे बांग्लादेश को इतनी विदेशी मुद्रा मिली, इतना फॉरेन करेंसी आया कि बांग्लादेश के लाखों करोड़ों लोग, जो गरीबी रेखा होती है, जो गुर्बत की लकीर होती है, पॉवर्टी लाइन, उससे
ऊपर आ गए। तो ये एक बड़ा काम शेख हसीना ने किया, लेकिन धीरे धीरे शेख हसीना भी तानाशाहों की तरह होती चली गई। उसने अपने विरोधियों को परेशान करना शुरू किया। बांग्लादेश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, मोहम्मद यूनुस। उन्होंने ग्रामीण बैंक के जरिए वहां गरीबों की बहुत मदद की है और इसके लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिल चुका है। लेकिन शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को जेल में डाल दिया। उन पर लगभग 100 मुकदमे ठोक दिए गए और मोहम्मद यूनुस को बहुत परेशान किया गया। उसके बाद पिछले साल फरवरी में जो बांग्लादेश में चुनाव हुए, उसमें भी बहुत बेईमानी हुई, बहुत धांधली हुई और चौथी बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पिछले साल ही 15 जुलाई के आसपास बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया, जो आरक्षण के खिलाफ था। एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था स्टूडेंट्स का, और वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 5 अगस्त को शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और वो भागकर हिंदुस्तान आ गई। कहा जाता है कि उसको शेख हसीना ने उस आंदोलन को इतनी बेरहमी से कुचला कि उसमें 1400 लोग मारे गए। पुलिस फायरिंग में, पुलिस की गोलियों से लगभग 1500 लोग मारे गए। अब जब शेख हसीना भाग गई इंडिया, तो ढाका की एक विशेष कोर्ट ने, खुसूसी अदालत ने शेख हसीना पर मुकदमा चलाया और कल यानी 17 नवंबर को उस अदालत ने अपना फैसला दिया और शेख हसीना को सजाए मौत मिली। अदालत ने कहा कि इसे फांसी पर लटका देना है और इसलिए फांसी दी जाएगी क्योंकि शेख हसीना ने मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जुर्म किए हैं। तो अभी तो शेख हसीना हिंदुस्तान में है तो बची हुई है, लेकिन बांग्लादेश धीरे धीरे भारत पर प्रेशर डालेगा कि शेख हसीना को वापस सौंप दिया जाए बांग्लादेश, और यदि उसे सौंप दिया जाता है बांग्लादेश में तो वहां फांसी का फंदा शेख हसीना के लिए तैयार है। बांग्लादेश में फरवरी महीने में, मतलब आज से 3 महीने बाद नए चुनाव होने हैं। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी घटना हुई है, शेख हसीना को मौत की सजा। अब जब से शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम है, जो भारत के नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो घबराया हुआ है, क्योंकि शेख हसीना से ही मिलती जुलती हालत नरेंद्र मोदी की भी है। नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की है। नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के लिए एक काम नहीं किया है। शेख हसीना ने तो काफी काम किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम किया है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है, और नरेंद्र मोदी रोज 18-18 घंटे काम करता है जिससे गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े। नरेंद्र मोदी भी तानाशाह की तरह है, अपने विरोधियों को किसी के घर ईडी का रेड करवा देता है, ईडी का छापा पड़वा देता है, किसी के घर सीबीआई का नोटिस भेज देता है, किसी को जेल में ठूंस देता है, किसी पर फर्जी मुकदमा कर देता है। ये सब काम करता है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के बहुत बड़े नेता हैं, गांधीवादी हैं, दुनिया भर में उनकी बहुत इज्जत है। सोनम वांगचुक को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जोधपुर के जेल में बंद कर दिया है। बताइए, इस देश में बड़े बड़े माफिया जो हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं और सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी जेल में है। ऐसे ही गुजरात के एक ईमानदार आईपीएस हुआ करते थे, संजीव भट्ट। उन्होंने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी थी, तो मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया और एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया। संजीव भट्ट 5-6 साल से गुजरात की जेल में बंद है। तो नरेंद्र मोदी भी शेख हसीना के ही पद चिन्हों पर, शेख हसीना के ही नक्शे कदम पर चलता है और उसी तरह की तानाशाही वाली स्थिति है। अब मोदी को डर ये हो गया है कि कहीं जैसी बगावत बांग्लादेश में लोगों ने कर दी, यदि वैसी बगावत हिंदुस्तान में हो जाए तो नरेंद्र मोदी का क्या हाल होगा। तब हो सकता है नरेंद्र मोदी कंगना रनौत को लेकर हेलीकॉप्टर में भाग जाए, किसी देश में छिप जाए, हो सकता है भूटान के पहाड़ों में छिप जाए और उस पर हिंदुस्तान में मुकदमा चलाया जाए और हिंदुस्तान की भी कोई अदालत उसको गुजरात के दंगे वगैरह कराने के लिए सजाए मौत दे दे, फांसी की सजा दे दे, और नरेंद्र मोदी के लिए भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी का फंदा तैयार हो जाए।
तो शेख हसीना के बाद नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है। ऐसे भी देखिए अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, एरोगेंस के बहुत खतरे हैं। रावण इतना बड़ा अहंकारी था, वो मिट्टी में मिल गया तो नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।